we are going to study about a new topic, that is your optical instrument. What are optical instruments? The instruments made up from optical devices. And what are optical devices? Lens and mirrors are your optical devices. Clear? तो लेंस और मिरर से जो बनने वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, दे आर सेट टू बी योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. Clear? So we have to study around two optical instruments, the two optical instruments in our syllabus. The first one is your microscope and the second one is your telescope. Clear? So what is microscope? What is telescope? You have seen the microscope in your bio lab as well as in your physics lab. ये बात समझ में आ रही है. But there is no telescope in your school. Done. So what is microscope? The microscope is what? It is used for nearby object. Clear? The object which is near to us and which is not clear to us. ठीक, नियर होते हुए भी अगर वो हमें क्लियर नहीं है तो वी हैव टू यूज व्हाट? दैट इज योर माइक्रोस्कोप. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज योर टेलीस्कोप. टेलीस्कोप इज व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर फर्दर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा. जैसे मून है, मून हमें क्लियरली दिखाई देता है, हाँ इतना बड़ा सा. सन है, हमें क्लियरली दिखाई देता है, हाँ वो भी इतना बड़ा सा. ये क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है. If you want to study about the surface of the moon, whether the surface is smooth or whether the surface is rough, ये बात समझ में आ रहा है. You have to use telescope. With the help of telescope, you can take a clear view of the surface of the moon. ये बात समझ में आ रही है. So used for further object. Further object कौन से होते हैं ये? तो further object मतलब जो अर्थ से दूर हो उनको बोलते हैं. जैसे कि आपका फर्दर ऑब्जेक्ट में वो भी आता है, क्या कहते हैं, हेवनली लाइक ऑब्जेक्ट. स्वर्गीय ऑब्जेक्ट सारे कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? फर्दर ऑब्जेक्ट होते हैं. स्वर्गीय ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? आपसे कोई पूछे स्वर्ग कहाँ है तो आप ऊपर देखते थे, इसका मतलब ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट से अर्थ की डिस्टेंस को, अर्थ को किस तरीके से आप ऑब्जर्व किया जा सकता है उन ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से, विद द हेल्प ऑफ योर टेलीस्कोप. ये बात समझ में आ रही है. और वर्ल्ड में कई ढेर सारे तरीके के टेलीस्कोप आते हैं ये. और सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो चाइना के पास है. वो ढेर सारी गैलेक्सीज की भी क्या कर रहा है, आपको स्टडी कर रहा है. चाइना और नासा के पास सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स प्रेजेंट. ये बात समझ में आ रही है. सो यहाँ पर आ जाते हैं माइक्रोस्कोप का. तो माइक्रोस्कोप का मैंने बताया कि पास रखे ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है. भाई जो ऑब्जेक्ट पास में रखा होगा तो अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों करेंगे? तो क्लास 10th में आपने ह्यूमन आई पढ़ा और वहाँ पर एक चीज़ ये देखी है कि अगर ह्यूमन की आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? यहाँ से आपकी ये 25 सेंटीमीटर. ये बात समझ में आ रही है. अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर आँख के सामने रखा हुआ है तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लर्ड दिखाई देगा. सो द मिनिमम distance from eye to see the object clearly is said to be the least distance of distinct vision, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ये that is your near point भी क्या बोलते हैं इसको? ये बोलते हैं. ये बात समझ में आ रही है. तो क्या बोलते हैं इसको? नियर पॉइंट बोलते हैं. और वो क्या कहलाता है आपको? ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है. ये बात समझ में आ रही है. सो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपकी आई के सामने है और इस तरीके से है कि वो अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर है तो ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा. ऑन दैट केस यू हैव टू यूज योर माइक्रोस्कोप. ये बात समझ में आ रही है. तो माइक्रोस्कोप नियर बाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ आपका? ये लेस देन 25 सेंटीमीटर पर, जिसको क्या बोलते हो आप? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हो, या जिसको नियर पॉइंट भी बोला जाता है. आपको क्लास 10 में पढ़ रखा है. और इसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करेंगे. ये बात समझ में आ रही है कि कैपिटल डी की वैल्यू कितनी लेंगे? हमेशा आप ये 25 सेंटीमीटर ही लोगे. क्लियर? ऑन कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वन इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक ही लेंस होता है. ये बात समझ में आ रही है. The microscope which contains only one convex lens is said to be a simple microscope. And what is compound microscope? The microscope which contains two lenses. ये बात समझ में आ रहा है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होंगे और सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस होगा. अच्छा, कोई भी यहाँ पर ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी हो, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, ये हमेशा इनसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे और ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं. ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनाते हैं? हमारे सामने इरेक्ट रहती है इमेज. और कैसी रहती है आपकी? ये दैट इज योर वर्चुअल रहती है. ठीक है, इमेज कैसी रहती है? इरेक्ट, वर्चुअल. और कैसी रहती है आपकी? ये एनलार्ज रहती है. ये बात समझ में आ रही है. ये तीनों इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज होते हैं? कोई भी यूज करोगे इंस्ट्रूमेंट
वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हमें बड़ा करके दिखाएगा, उसकी इमेज को इरेक्ट करके दिखाएगा, और उसकी इमेज कैसी रहेगी आपकी, ये दैट इज वो वर्चुअल इमेज आपकी बनाएगा, रियल इमेज उसकी नहीं बनाएगी। ये बात समझ में आ रही है। ये तीन चीज़ें जैसे जैसे रे डायग्राम देखेंगे वैसे वैसी चीज़ें और क्लियर होंगी आपको, ठीक है। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या बताया मैंने कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। मतलब अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को आप आंख से लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो इसका मतलब यू आर ऑलरेडी यूजिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बात समझ में आ रही है। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा था, तो आपने यहाँ पर आंख लगा दी अपनी। ये बात समझ में आ रही है। आई को लेंस से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आंख में लेंस लगाकर क्या देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं। ये बात समझ में आ रहा है। डन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने यूज किया है, देखो जब आप मेला वगैरह गए होगे तो वहां से आपने दूरबीन खरीदा होगा। ये बात समझ में आ रही है। दूरबीन में देखो क्या होता है, दो लेंस इधर होते हैं, दो लेंस थोड़ा सा दूर होते हैं, और दोनों लेंस को क्या करते हो आप, ऐसे लगाते हो। ये बात समझ में आ रही है। और एक वहां पर दो ट्यूब होती हैं, एक ट्यूब इस तरीके से होती है, दूसरी ट्यूब इधर की ओर होती है, और एक दोनों ट्यूब में इधर भी लेंसेज होते हैं उधर भी लेंसेज होते हैं, तो हम केवल एक सिंगल ट्यूब की यूज बात करते हैं। डन। तो अगर एक सिंगल ट्यूब है उसमें एक तरफ इधर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, एक तरफ इधर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये क्या हो गए, दो लेंसेज हो गए जो एक ट्यूब के अंदर क्या हो गए आप, ये माउंटेड हो गए। और इस तरह के दो लेंसेज अगर एक ट्यूब के अंदर माउंटेड होंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा आपका, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, आपके दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जो माउंटेड होते हैं किसमें, ऑन अ ग्लास ट्यूब, सॉरी ऑन अ ट्यूब, जो माउंटेड होते हैं किसमें आपका, ऑन अ ट्यूब में क्या होते हैं आपके, वो माउंटेड होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो दो ग्लास के कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं जो ट्यूब में क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं इस तरह से। एक लेंस ये, दूसरा लेंस ये, ऊपर से ये ट्यूब है। ये बात समझ में आ रही है। अब जब आप माइक्रोस्कोप लगाते थे तो एक तरफ आई लगाते थे, और सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है तो आई वाला लेंस ये हो गया जो आई के क्लोज है, और एक लेंस जो आगे चला गया वो ऑब्जेक्ट के क्लोज है। ये बात समझ में आ रहा है। तो दो तरीके के लेंस होते थे वहां पर। ये एक लेंस हमेशा आई के साथ रहता था और एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहता था। The lens closer to eye is said to be your what? That is your eyepiece. And the lens closer to object is said to be what? That is your objective. ये बात समझ में आ रही है। जो लेंस आई के क्लोजर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, आई पीस बोलेंगे, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के क्लोजर रहेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। और एक चीज समझना, ये जब मैंने लेंस पढ़ाया था तो मैंने कहा था सपोज ये आपका लेंस है। ये बात समझ में आ रही है। और अगर ये आपका लेंस है तो यहाँ पर ये जो है पोजीशन आपकी है, कोई पूछे इसका अपर्चर डायमीटर कितना, तो आप इसको मिला दोगे और इसको क्या बोल दोगे आप, इसका अपर्चर डायमीटर बोल दोगे। इसी को सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर अपर्चर भी बोल रहा हूँ मैं। ये बात समझ में आ रही है। तो आपके सामने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने दो लेंसेज बनाए हैं, देखो वहाँ पर ध्यान से। ये एक को मैं बोल रहा हूँ कौन सा लेंस आपको, ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे को बोल रहा हूँ आई पीस बोल रहा हूँ। एक लेंस यहाँ छोटा और दूसरा लेंस यहाँ पर बड़ा, इतना तो क्लियर दिख रहा ना। इसका मतलब इसका जो अपर्चर डाया है, या बेसिकली जो इसका अपर्चर है वो छोटा, और इसका अपर्चर कैसा है आपका, ये ज्यादा है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वेरी फर्स्टली आपको टेल करना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन सच ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है। इट फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। Second, it contains two convex lenses mounted on a tube. The lens closer to eye is called eyepiece. The lens closer to objective is called your objective. Object is called your objective. ये बात समझ में आ रहा है इतना ये। And the aperture of eyepiece is always greater than your aperture of objective in the compound microscope. ये बात समझ में आ रहा है कैसे काम करता है, इसको भी देखते हैं। करेक्ट। On coming to the next optical instrument, that is your telescope. So, according to about telescope, it is used for further object. Done. If you want to know about the structure of the, know about the other more planet, you know that there are 8 planets in our solar system, but you can't see any planet. ये बात समझ में आ रहा है आपको, किसी planet को naked eye से आप नहीं देख सकते हो। तो you can see all the planet with the help of your powerful telescopes. ये बात समझ में आ रही है। So telescopes are of two types. The first one is your refracting telescope and the second one is your reflecting telescope. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो आपको एक चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमारे पास दो ही ऑप्टिकल डिवाइस है, एक लेंस है और एक क्या है आपका मिरर है। और लेंस से हमेशा क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन होगा, और मिरर से हमेशा क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इसमें हमेशा केवल रिफ्रैक्शन होगा, तो मतलब इसमें केवल लेंसेज रहेंगे। और जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है
उसमें रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होगा, तो उसमें मिरर भी क्या होंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मतलब जिसके अंदर सारे फिनोमेना किस पर बेस्ड हो, रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हो। जिसका मतलब ये जो टेलीस्कोप है केवल और केवल लेंसेज से मिलकर बनेगा, क्योंकि लेंसेज में ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या है कि रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो, इसका मतलब इसमें लेंस के साथ साथ मिरर का भी क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग दो ही टाइप के टेलीस्कोप बनते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी, ये बात समझ में आ रही है। पहला क्या होता है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये दोनों एग्जांपल है किसके, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। अब इन दोनों में से भी किसी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा ही आएगा जैसे यहाँ पर है, और या रिफ्रैक्टिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरीके से आएगा। ये कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप की तरह ही होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, बशर्ते अगर आप इसको रिवर्स करके रख दो। जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो इस बार आई पीस का अपर्चर उधर चला जाएगा ये, और ये ऑब्जेक्टिव होगा। इस बार आई पीस का अपर्चर कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर कैसा हो गया, आपका लार्ज हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, यही रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, यही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, यही टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये बात समझ में आ रहा है। तो अपर्चर कैसा होता जा रहा है यहाँ पर आपका, ये चेंज होता जा रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप विच कंटेन्स, या रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोथ कंटेन्स टू कॉन्वेक्स lenses mounted on a tube। ये बात समझ में आ रही है। The lens closer to eye is called eyepiece, the lens closer to object is called your objective. In case of compound microscope, aperture of eyepiece is much greater than objective. In case of refracting telescope, aperture of ऑब्जेक्टिव लेंस इज मच मोर देन योर आई पीस। ये बात समझ में आ रहा। और व्हाट अबाउट योर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का एग्जांपल होता है कैसग्रेनियन टेलीस्कोप, CASSEGRANIAN, कैसग्रेनियन टेलीस्कोप। और चूंकि इसमें रिफ्लेक्शन भी होना है तो इसमें मिरर के साथ साथ आपका लेंस भी क्या होगा, ये यूज होगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। इन सबको अभी हमको 1 by 1 पढ़ना है। सबसे रिलेटेड क्या है, कुछ डेरिवेशंस भी हैं, इनको भी क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ रही है। इन सबको क्लियर कट वे में एक के बाद एक पढ़ना ही है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं ऊपर वाला पोर्शन, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि जब इसमें पढ़ना है हमें, इसका डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन में करते हैं। ये बेसिक आइडिया है किसका, आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। अगर ये टेबल आपको इतनी याद है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल में लगभग इन सब के स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है आपकी लिखे हुए। ये बात समझ में आ रहा है। इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान सुनना है, कोई हेडिंग नहीं है, उसी के अंदर है आपका, ये आप कॉपी में उसी के साथ ही लिखोगे। हर एक टेलीस्कोप या हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको एक चीज कैलकुलेट करनी होती है ये, और उसको क्या बोलते हैं अपन, ये दैट इज योर मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर, एम से डिनोट करेंगे। जब भी अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पास जाएंगे, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो, चाहे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो, हर समय उसके लिए हमेशा एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है उसकी, ये मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज डिनोटेड बाई एम। ये बात समझ में आ रही है। मैग्नीफाइंग पावर को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, ये दैट इज योर एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इसको बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, स्पेशली ये 90% करेक्ट है माइक्रोस्कोप के लिए, और टेलीस्कोप में जब जाते हैं तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन होता है। ये बात समझ में आ रही है। अब ध्यान सुनो, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो ये माइक्रोस्कोप में दोनों के लिए लगेगा, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो। दैट इज व्हाट मैग्नीफाइंग पावर इज आपका डिफाइंड एज द दैट इज योर एंगल मेड बाय इमेज, दैट इज योर एंगल मेड बाय इमेज एट आई डिवाइड बाय दैट इज डिनोटेड बाय बीटा। क्लियर, कह रहा इमेज जो एंगल बनाएगी आंख पर, वो एंगल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज योर कैपिटल डी। और एंगल को किससे नोट करते हैं आप, इसको अल्फा से। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर? देखो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो अभी कुछ दिन पहले पढ़ा लेंस में, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको लैटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? उस मैग्निफिकेशन में लेंथ का यूज करते हैं ना, हाइट क्या है, लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ उसको लैटरल मैग्निफिकेशन। अगर कोई बोले एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई पूछे वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ इमेज डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे ही कोई पूछे एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एंगल बाई इमेज डिवाइड बाई एंगल बाई ऑब्जेक्ट। अब एंगल कहाँ पर, हमारी आंख पर। ये बात समझ में आ रहा था? यहाँ पर क्या कह रहा है ये, एंगल मेड बाई इमेज एट आई, द एंगल इज योर बीटा। एंड द सेकेंड वन क्या कह रहा है, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, बट कंडीशन इज, इमेज में तो कोई कंडीशन नहीं, इमेज कहीं पर भी रहे उसका आई के साथ एंगल देखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा रहेगा तो सबसे पहले उसको कहां पर रखना पड़ेगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखना पड़ेगा। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या होता है आपका, कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पहले ही बताया, दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, अपने को 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्ट को अपन आई से मिलाएंगे और तब जो एंगल बनेगा दैट इज सेड टू बी योर अल्फा। कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। ये क्या होता है, ये चेक देखते हैं, ये बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर जब अपन कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वहां पर दो तरीके एडजस्टमेंट होते हैं। क्लियर? दो तरीके के क्या होते हैं वहां पर आपके एडजस्टमेंट होते हैं। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड योर, जो वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट होता है आपका, डन, दैट इज सेड टू बी योर एंगुलर एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको, ये एंगुलर एडजस्टमेंट बोलते हैं, करेक्ट। एंड द सेकेंड वन जो होता है आपका ये, दैट इज योर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है। एंगुलर एडजस्टमेंट को अपन क्लियर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, क्लियर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। और नॉर्मल या क्लियर एडजस्टमेंट नहीं, बेसिकली क्लियर कंडीशन बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आ रहा है? और नॉर्मल एडजस्टमेंट को रिलैक्स्ड कंडीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड कंडीशन। ये बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान समझना, जब भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अपन किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लेंस से कुछ डिस्टेंस होगी। ये बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, ये रखा होगा, तभी उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे अपन, फोकस करेंगे। एंगुलर एडजस्टमेंट या क्लियर एडजस्टमेंट क्या होता है, ध्यान समझना है। एंगुलर एडजस्टमेंट और क्लियर एडजस्टमेंट में ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाता है आपका, ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां पर रखना है ऑब्जेक्ट को, हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। देखो जितने भी लेंसेज या जितने भी टेलीस्कोप मैंने अभी बताए थे चार्ट की हेल्प से, उन सारे लेंसेज या उन सारे टेलीस्कोप में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि अगर अपन लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है, बार बार आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। तो चाहे माइक्रोस्कोप यूज करो चाहे टेलीस्कोप यूज़ करो, लेंस कौन सी यूज़ होने, आपकी कॉन्वेक्स लेंस होने। और अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर आपका यूज़ हो रहा है तो उस कंडीशन पर अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और पोल पर अगर रखा जाएगा ये, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी आपकी, ये वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, एंड लार्ज बनेगी। आप इस क्वेश्चन को देख लेना, मैं तो अभी थोड़ी देर में ड्रॉ ही करने वाला। ये बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ये बस इतना तुम्हें रटना है, क्या मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ये होती कैसे कैलकुलेट करना, इट्स माई हेडेक। ये बात समझ में आ रही? द सेकंड थिंग, एडजस्टमेंट दो तरीके से होते हैं, कैसे अप्लाई करना, इट्स माई हेडेक। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। There are two types of adjustment present in the optical instrument. The first one is your angular adjustment, which is also called your clear condition. The second one is your normal adjustment, which is said to be your relaxed condition. In case of angular adjustment, the position of object must be clear. The object is placed in between focus and optical center. और image कहीं भी बनेगी, image कहीं भी बनेगी। यहाँ पर image जो बनानी है आपको, वो कहाँ पर बनानी है आपकी, ये image बनानी है कैपिटल T पर। कैपिटल टी क्या है यहाँ पर आपका, ये डेट इज योर 25 सेंटीमीटर, जिसको क्या बोलते हो आप, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट
विजन पर क्या बनानी है आपको, इमेज बनानी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, फोकस और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, और इमेज कहाँ बनानी है, 25 सेंटीमीटर पर। अगर ये दोनों सिचुएशन एक साथ होल्ड करें तो इसका मतलब अपन किस एडजस्टमेंट में, एंगुलर एडजस्टमेंट में। इसको क्लियर एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं, ध्यान समझना। सपोज ऑब्जेक्ट हमसे 25 सेंटीमीटर से कम इस डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, तो उस ऑब्जेक्ट को जब अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो उसको, उसकी इमेज को अपनी आंख से मिनिमम कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पर, तब तो उसकी इमेज हमें क्लियर दिखनी शुरू होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो इमेज मिनिमम हमारे आई से कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर, तभी वो इमेज हमें क्लियर दिखना शुरू होगी। ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद 25 के बाद कहीं पर भी रखते जाओ, उसका साइज बढ़ता जाएगा तो उसको देखने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिनिमम इमेज की डिस्टेंस हमारे आई से कितनी होनी चाहिए, 25, तभी वो क्लियर शुरू होगी। क्लियर शुरू होगी तो क्या बोलते हैं इसको, क्लियर कंडीशन। और इसको एंगुलर एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं, तो ये भी अभी बाद में समझ में आएगा क्यों एंगुलर एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर। नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स एडजस्टमेंट में ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाएगा, लेंस के फोकस पर, और फोकस पर रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है आपकी, ये इनफाइनाइट पर बनती है। ये बात समझ में आ रही है। तो दोनों ही एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब अपन जैसे मैं शुरुआत करूंगा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बेसिक कंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, इसमें केवल एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, मैग्नीफाइंग पावर। जब उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे कि किस एडजस्टमेंट में उसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट की जाए, एंगुलर एडजस्टमेंट में की जाए कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले अपन हर चीज को एंगुलर एडजस्टमेंट में करेंगे, लास्ट में उसमें इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे एंगुलर वाले में, तो वो क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब हर एक सिंपल कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, और हर मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपके पास दो फार्मूले होंगे। एक फार्मूला होगा उसी डिवाइस के लिए एंगुलर एडजस्टमेंट का, और दूसरा फार्मूला होगा उसी डिवाइस के लिए किसका, नॉर्मल एडजस्टमेंट का। ये बात समझ में आ रहा है इतना ये, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बात समझ में आ रही है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि इट कंटेन्स ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस, जिसको आई से लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को देखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो लोग चश्मे ऑलरेडी लगा के रखते हैं, कोई रहता है जिसका पावर प्लस में रहता है, कोई पावर माइनस में रहता है। पावर प्लस में किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। तो अगर जिसने भी पावर प्लस का ग्लासेस पहन रखा है तो उसने ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर, वो लाइफ टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप लगा के चलता है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर देखो है क्या आपका ये, और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या कैलकुलेट करना है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैग्नीफाइंग पावर ही कैलकुलेट करनी। क्लियर। सो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है आपका ये, कि सपोज यहाँ पर कैसा है आपका, ये एक लेंस ले लिया मैंने इस तरीके से। ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चंस होते हैं, ये रे डायग्राम वगैरह भी बहुत इजी नहीं बनते हैं इनके। क्लियर। ये एक लेंस है, ये बात समझ में आ रहा है। इस लेंस में यहाँ कहीं क्या है आपका, इस लेंस का फोकस कहाँ पर है, सपोज यहाँ पर। अब ये मत कह देना कि सर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस इधर कैसे आ गया। तो हर एक लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, नो डाउट। इसका एक्चुअल फोकस किधर होता है, राइट साइड, लेकिन इधर भी एक तरीके से फोकस ही। ये बस जिसको F1 F2 आप लिखते हो, इसको सेकेंडरी फोकस मैंने बोला था। और ये यहाँ पर क्या है आपका, इसका ये दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। ये बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रखना है आपका, फोकस और पोल के बीच में रखना है, क्योंकि किस एडजस्टमेंट में अपन करने जा रहे हैं आपका ये, दैट इज योर एंगुलर एडजस्टमेंट में। दो तरीके के एडजस्टमेंट बताए, एंगुलर एडजस्टमेंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट। और मैंने क्या बताया था ये, कि एंगुलर एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रख दिया, यहाँ पर ये करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज योर AB। ऑब्जेक्ट से मैंने दो रेज ली, एक रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी रे कहाँ से पास कर दी मैंने, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज में कोई फर्क नहीं पड़ता ही, जबकि ये वाली जो रेज जाएंगी आपकी, ये द रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से होकर पास होंगी आपकी, ये फोकस से होकर पास होंगी। और जब वो रेज आपकी फोकस से होकर पास होंगी तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि ये दोनों रेज के बीच में गैप इस साइड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस साइड रेज जाकर क्या होने वाली है, नहीं मिलने वाली। ये बात समझ में आ रही है। तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा हमको, इन रेस को बैक साइड इधर क्या करना पड़ेगा आपको, ये ड्रॉ करना पड़ेगा ये। तो इन रेस को क्या किया अपन ने, ये बैक साइड इस साइड क्या किया अपन ने, इसको ये ड्रॉ किया, और रेज यहाँ पर जाकर क्या कर रही है आपकी, ये कट कर रही है। इसका मतलब जो अपनी इमेज बन रही है, वो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, कहीं यहाँ पर बन रही है। ये बात समझ में आ रही है।
तो ये जो इमेज बनी कहाँ पर बनी आपकी, यहाँ पर बनी है, करेक्ट। और ये जो इमेज बनी इसका नाम कितना दे दिया अपन ने, ये ए डैश डिवाइड बाई कितना दे दिया आपको, ये बी डैश दे दिया। ये बात समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट देखो कैसा था, छोटा सा था। इमेज कैसी बन रही है, लार्ज इमेज बन रही है। और आप चाहते भी हैं कि इमेज इन लार्ज बने, तभी तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, क्लियरली देख पाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है, इतना ही है, डन। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है आपकी है कि ऑब्जेक्ट को आपने किस में रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो इमेज जो बनानी है वो एंगल एडजस्टमेंट के लिए कितनी डिस्टेंस पर बनानी है, साइड डिस्टेंसेस आप यहाँ से मेजर करो। सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है आपकी है, दैट इज योर यू। यहाँ से फोकस की डिस्टेंस कितनी है आपकी है, दैट इज योर एफ। और यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस है, जो फाइनल इमेज बना रहे हैं अपन ये, तो वो इमेज कहाँ पर बना रहे हैं, v इज इक्वल टू डी पर, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर पर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एंगल एडजस्टमेंट में लिखा था, कि एंगल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ पर रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है, और इमेज कहाँ पर बनानी है आपको, कैपिटल डी पर बनानी। तो ये सेम सिनेरियो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। ये तो कैसे, जैसे कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखिए, सपोज इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका ये, सपोज इसकी इमेज यहाँ बन रही थी कैपिटल डी से पहले, तो आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट राइट मूव किया, और तब तक मूव करेंगे जब तक इसकी इमेज कहाँ पर ना मिलने लगे, मिनिमम 25 सेंटीमीटर पर ना मिलने लगे। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही। अब इसके लिए कैलकुलेट क्या करना है हमको, इसके लिए कैलकुलेट करना हमको मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है आपकी है, दैट इज योर बीटा डिवाइड बाई कितना होता है आपका अल्फा। बीटा क्या है आपका ये, दैट इज योर एंगल मेड बाई इमेज एट आई, और अल्फा क्या है, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। तो आई कहाँ पर है, यहाँ पर ये, तो आई कहीं इधर रहता है, जो लेंस के कैसी रहती है आई आपकी ये क्लोज रहती है। ये बात समझ में आ रहा है ये तो ध्यान से देखना है, ध्यान सुनना। लेंस को आई से क्या करना है, क्लोज रखना। ये बात समझ में आ रहा है। जब लेंस अगर आई से क्लोज रहेगा तो बीटा क्या होता है, एंगल मेड बाई इमेज एट आई। ये बात समझ में आ रहा, मतलब इमेज ने आई पर कितना एंगल बनाया, तो उसमें आई चूंकि लेंस से क्लोज है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं एंगल मेड बाई इमेज एट आई और लेंस, क्योंकि आई और लेंस सिंगल यूनिट है, बहुत ही क्लोज है। तो जो आई के साथ एंगल बोलता है उसको अपन किसके साथ ले लेते हैं, लेंस के साथ ले लेते हैं, बिकॉज आई एंड लेंस आर द सिंगल यूनिट। अब लेंस के किसके साथ लेते हैं, तो लेंस के लेते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो इसका फॉर्मूला पढ़ते क्या है अपन, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं एंगल मेड बाई इमेज एट आई, लेकिन हम अप्लाई क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एंगल मेड बाई इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये बात समझ में आ रहा है। डिवाइड बाई एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट योर कैपिटल डी। इसको क्या बोलेंगे, एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई या ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट योर कैपिटल डी। ये बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर क्या करना है हमको, ये एंगल देख रही है, हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू चाहिए। एंगल तो बुक में लिखे जाते हैं आई के साथ, लेकिन एंगल किसके साथ देखते हैं हमेशा, इसके ऑप्टिकल सेंटर के साथ, क्योंकि ये दोनों कैसी यूनिट है, आई और लेंस आपकी बिल्कुल से एक सिंगल यूनिट होती है। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है आपकी इमेज है, ये क्या आपकी इमेज है। इस इमेज ने ऑप्टिकल सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, ये वही एंगल है जिसको आप क्या बोल रहे हो, दैट इज योर बीटा। ये बात समझ में आ रही है भाई। इमेज ने ऑप्टिकल सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, यहाँ पर बीटा एंगल बनाया। अब हमें ऑब्जेक्ट का भी एंगल देखना है, किसके साथ, ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो यहाँ से ये नहीं कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पर अल्फा बना रहा, नहीं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, कैपिटल डी पर रखना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट कैपिटल डी पर रखा जाएगा तब उसका क्या देखना है हमको, एंगल देखना है। और कहाँ पर देखना है, इसका एंगल आई पर देखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैपिटल डी कहाँ पर है, तो लेंस से जहाँ इमेज बन रही है कैपिटल डी पर बन रही है, बिकॉज वी आर एट द एंगुलर एडजस्टमेंट। तो ये आपको यहाँ पर क्या है, कैपिटल डी है। और अगर ये आपका कैपिटल डी है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, कैपिटल डी पर। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने कहाँ पर रख दिया, आपको यहाँ पर देखो ये, दैट इज योर कैपिटल डी पर रख दिया इस तरीके से। अब ये जो रखा है ऑब्जेक्ट, सपोज इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया आपका ए डबल डैश बी डैश, ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको अपन ने कैपिटल डी पर रखा गया। अब इस ऑब्जेक्ट को इसके ऑप्टिकल सेंटर से मिला दो। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं अपन, ये दैट इज योर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मिला रहे हैं। तो ये जो बना आपका ये, अब ये ऑब्जेक्ट का एंगल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के साथ है, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है आपका ये, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, कैपिटल डी पर।
ये बात समझ में आ रहा, ध्यान समझना। इमेज के साथ तो कोई इशू होता ही नहीं है, जो भी इशू है किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ है, क्योंकि इमेज कहीं भी बनेगी उसका एंगल तुरंत अपन क्या कर लेंगे, जस्ट कर लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट का कहीं से भी एंगल नहीं लेना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी उठा के कहाँ पर रखना पड़ेगा, कैपिटल डी पर। चूंकि इमेज कैपिटल डी पर बना रखे हैं इसलिए ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पर रखना पड़ेगा आपको, कैपिटल डी पर। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप कैपिटल डी पर रखोगे तो कैपिटल डी पर रखने के बाद क्या करोगे आप, उसका ये दैट इज योर इमेज बनाने की कोशिश करो। ये बात समझ में आ रहा है, उसका ऑप्टिकल सेंटर से एंगल ले लिया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द व्हाट इज द अल्फा एंड व्हाट इज द बीटा। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। सो यहाँ पर क्या है आपका, ये कुछ ट्रायंगल्स हैं और इन अल्फा बीटा को अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पर क्या है आपका ये देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है ये, दैट इज योर इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डैश पी, इस ट्रायंगल, क्लियर। tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा a डबल डैश b डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये b डैश p हो जाएगा। दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम योर tan अल्फा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को ही उठा के आपने यहाँ पर रखा है, जब आपने ऑब्जेक्ट को ही उठाकर यहाँ पर रखा है, तो उस कंडीशन पर ए बी की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, ए डबल डैश बी डैश। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी कितने का रहेगा, 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो मतलब क्या है आपका यहाँ पर देखो ये, सिंस ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ये ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश की जगह आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर आप ये ए बी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बी डैश पी हो जाएगा ये। और अगर अल्फा बहुत स्मॉल है, क्लियर, ध्यान सुनना, ये इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, क्लियर, अगर अल्फा आपका बहुत स्मॉल है तो tan अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा में। ये पूरे ऑप्टिक्स में करते चले आ रहे हैं, और तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका ये ए बी डिवाइड बाई कितना मिल जाएगा आपको बी डैश पी मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये जो बीटा एंगल है इसके साथ दो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपके इंक्लूड है। एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये वाला है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला भी है। दोनों में से कोई भी एक पिक करना है, तो मैं यहाँ पर छोटा वाला ले रहा हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, इस ट्रायंगल में देख लो आप ये, इफ यू अप्लाइड दैट इज योर tan बीटा, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज योर ए बी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर बी पी हो जाएगी। और अगर यहाँ बीटा बहुत स्मॉल हुआ तो tan बीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये ए बी डिवाइड बाई बी पी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। नाउ यू हैव द वैल्यूज ऑफ अल्फा एज वेल एज द वैल्यू ऑफ योर बीटा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर। नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर इज योर बीटा डिवाइड बाई अल्फा, एंड नाउ यू हैव बोथ द वैल्यूज ऑफ दैट इज योर बीटा एंड अल्फा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा बेसिक मैथमेटिक्स से। द फिजिक्स अप्लाइड इन दिस केस इज ओवर नाउ। जैसे ही आपने डायग्राम बनाया और आपने सब कुछ यहाँ पर अल्फा और बीटा बना दिया तो वहाँ से फिजिक्स पूरी खत्म है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स। सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स का मतलब पहले यही करना पड़ेगा, फिर यही करोगे तभी फिजिक्स का रिजल्ट आए। ये बात समझ में आ रहा है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने अल्फा निकाला और क्या निकाली है, यहाँ से बीटा निकाल ली। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी है और मेरे पास किसकी वैल्यू है आपकी ये बीटा की भी वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यूज का क्या करेंगे अपन, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो है क्या ये, सो यहाँ पर लिख रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा आपका ये, दैट इज योर बीटा डिवाइड बाई कितना अल्फा हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू पुट करो तो बीटा की वैल्यू कितनी आपकी है, ए बी डिवाइड बाई बी बी होल डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी है, ए बी डिवाइड बाई बी डैश पी। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये बी डैश पी ऊपर चला जाएगा ये आ जाएगा बी डैश पी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बी पी हो जाएगा ये। अब यहाँ पर बी डैश पी और बी पी की क्या रखना है, वैल्यूज रखना है। बी डैश पी क्या है आपकी ये इमेज की डिस्टेंस है कहाँ से आपकी ऑब्जेक्ट से, जिसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल डी या 25 सेंटीमीटर। और बीपी क्या है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी है यू। ये बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये डन। तो यहाँ पर क्या है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन सारी डिस्टेंसेस लेंथ से किधर है, लेफ्ट साइड है। तो अगर सारी डिस्टेंसेस लेंथ से लेफ्ट साइड है तो बीपी कितना हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा ये, और बी डैश पी भी कितना हो जाएगा आपका ये माइनस वी हो जाएगा ये। सो अगर मैग्निफिकेशन देखेंगे तो m इज इक्वल टू
बी डैश पी का मतलब माइनस बी डिवाइड बाई माइनस यू, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये वी डिवाइड बाई यू आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। और v की जगह v नहीं रखना, बेसिकली कितना रख देना आपको, ये d रख देना है, बिकॉज कि जब d रख दोगे ना तो d रखने से क्या होगा, क्योंकि इमेज जो बनाया वो आपने कहाँ पर बनाई है 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एंगुलर एडजस्टमेंट इमेज कहाँ बनेगी आपकी 25 सेंटीमीटर, तो इट इज नॉट क्लियर, तो इसको कैपिटल डी ही रखना पड़ेगा आपको शुरुआत से, बी रखने की यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बी किसके इक्वल है आपका, ये कैपिटल डी के इक्वल है। सो ये जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है m इज इक्वल टू कितनी आ रही है, डी अपॉन यू, ये हो गई क्या मैग्नीफाइंग पावर किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की, किस एडजस्टमेंट में, दैट इज योर इन योर एंगुलर एडजस्टमेंट। ये बात समझ में आ रही है। इस लेंस के बारे में एक चीज पता है कि इस लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यू पर है, इस लेंस की इमेज कहाँ पर है, डी पर है, और इस लेंस का फोकस कहाँ पर है आपका, ये एफ पर फोकस इसका प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस। ये बात समझ में आ रही है। इस लेंस के लिए अपन यूज क्या कर रहे हैं, लेंस फार्मूला। दिस इज योर इक्वेशन नंबर क्या है आपकी, ये 1 है। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये फ्रॉम लेंस फार्मूला, तो फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वी की वैल्यू कितनी है लेफ्ट साइड, दैट इज योर माइनस डी, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस डी, माइनस यू की वैल्यू कितनी लेफ्ट साइड है, तो वो भी कितना हो जाएगा, माइनस यू। फोकल लेंथ किस में रहती है इसकी, प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ। तो ये कितना हो गया आपका, ये दैट इज 1 डिवाइड बाई माइनस डी प्लस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। मैं पूरे में कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझना ही, मैं पूरे में कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एफ। तो ये और ये कैंसिल होके कितना आ गया, माइनस 1 प्लस डी अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो गया, डी अपॉन एफ। पूरे में क्या कैपिटल डी से मल्टीप्लाई किया तो डी अपॉन एफ बचेगा आपको ही। सो यहाँ से डी अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ही, एफ हो जाएगा ये। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर कोई पूछे मैग्नीफाइंग पावर किसमें कितनी होती है इन द टर्म ऑफ योर फोकल लेंथ, तो डी अपॉन यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, सो m इज इक्वल टू डी अपॉन यू की जगह कितना लिख सकते हो आप, 1 प्लस डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये f हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन एंगुलर एडजस्टमेंट। ये बात समझ में आ रही है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की कौन सी पावर है आपकी, मैग्नीफाइंग पावर है, किस एडजस्टमेंट में आपकी ये एंगुलर एडजस्टमेंट। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर कोई पूछे कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर बताओ किस एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये बात समझ में आ रही है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में बताओ, तो मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट में एक चीज बताई है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता है, फोकस पर, और इमेज कहाँ पर बनती है आपकी, इनफाइनाइट पर। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है आपको, फोकस पर, इमेज कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, करेक्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 m इज इक्वल टू कितना है आपका, ये d डिवाइड बाई u है, और u की जगह क्या रख दोगे आप, f रख दोगे। ये जो मैग्नीफाइंग पावर आती है ये किसकी आती है आपकी, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट की, और ये किसकी आती है, एंगुलर एडजस्टमेंट की। सो यहाँ पर लेंस के पास या सिंपल माइक्रोस्कोप के पास दो मैग्नीफाइंग पावर है, एक आपकी किस एडजस्टमेंट में, दैट इज जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और दूसरी किस में आपकी, एंगुलर एडजस्टमेंट। ये बात समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल इसको याद करके रखना। एंगुलर एडजस्टमेंट में कितनी होती है, 1 प्लस डी अपॉन एफ, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितनी होती है आपकी, डी अपॉन एफ होती है। क्लियर। अब ये जो डायग्राम था ये किसके लिए था, एंगुलर एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि इमेज कहाँ पर बनाई अपन ने, 25 सेंटीमीटर पर। अब अगर इसी डायग्राम को हमें बनाना हो किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, तो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप में तो बना के दिखाई दे रहा हूँ, बाकी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं जाऊंगा, उसका तुम्हें खुद ही करना होगा। क्लियर। सो यहाँ पर देखो है कि आपका ये सपोज ये आपका ये सिंपल माइक्रोस्कोप है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या आपका इसका फोकस है, और इसके फोकस पर ही क्या रखा है आपका, ऑब्जेक्ट रखा है। जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो एक रे ऐसी जाएगी है, और दूसरी रे इससे कहाँ से लेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से हो जाएगी है कि रेज आगे जाने के बाद कैसी रहेंगी आपकी, ये पैरेलल, कट नहीं करेंगी। तो इनको जब आप पीछे की तरफ ले जाओगे इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही है, इनको जब आप इधर की ओर ले जाओगे, पीछे की तरफ इस तरह से ले जाओगे, तो पीछे भी कहीं कट नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर इमेज बनेगी तो कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर।
इमेज बनेगी तो कहाँ पर बनेगी, आपकी इनफाइनाइट पर बनेगी, और जितना दूर जाते जाओगे उतना इमेज की साइज क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। और अगर इमेज की साइज अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो इमेज बहुत बड़ी होती जाएगी है, तो इमेज को देख पाना हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा और बहुत ही रिलैक्स वे में अपन इमेज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए इस नॉर्मल एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं अपन, रिलैक्स्ड एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो आज अपन यही रुक रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट टर्न पे कंपाउंड और टेलीस्कोप शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।